Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 10 फरवरी 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बतूरा ग्लेशियर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2010 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि देखो जब आप लोग इंडिया के कुछ हिस्सों में जाओगे तो आपको बहुत सारी जगह पर रेड सॉइल देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन ये है, जो ये रेड सॉइल है इसके रेड होने के पीछे का मेन रीज़न क्या है। ऑप्शन ए एबेंडेंस ऑफ मैग्नीशियम, ऑप्शन बी एक्यूमुलेटेड ह्यूमंस, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी एबेंडेंस ऑफ फॉस्फेट। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन तब भी आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले पेपर पर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो कि इलेक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं और डेफिनेटली हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा जहां पर जो ओपोजिशन है वो क्रिटिसाइज कर रहा है अब की बार के बजट को। आपको पता है बजट 2022-23 जो कि 1 फरवरी को लेकर आया गया। तो अब ओपोजिशन पार्टी बोलती है देखो पुअर पीपल जो है, गरीब लोग हैं, उनके लिए इस बजट के अंदर कुछ नहीं है। और यहाँ पे ये भी बोला गया इस बजट के अंदर कोई भी विजन नहीं है, कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, जो कि अपने आप में इस बजट को काफ़ी हद तक कंसर्नफुल बना देता है, खासकर पुअर पीपल के लिए। तो इस आर्टिकल को मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ चुकूँ। और वो क्वेश्चन क्या है कि देखो आपको मैंने काफ़ी बार बजट के बारे में पढ़ा दिया। बजट के बारे में अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो 2 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय दीपक यादव एजुकेशन करके टाइप कर देना यूट्यूब के सर्च बार में, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना, स्टार्टिंग मैंने बजट के बारे में पढ़ा रखा है। तो अब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि बजट एग्जैक्टली यहाँ पर किस चीज़ को स्टैंड कर रहा है, मतलब कि क्या ये बात सही है कि पुअर पीपल के लिए कुछ है या नहीं है। तो ये आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू में बताना है कि हाँ अब की बार का बजट का क्या पूरा तरीके से समराइज देखने को मिला है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आता है अगला आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि एक छोटा सा ही आर्टिकल है। तो हुआ क्या है, कुछ साइंटिस्ट है यूके के जिन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है फ्यूजन एनर्जी के अंदर। तो अपने आप में फ्यूजन एनर्जी को देखकर कन्फ्यूजन हो गया होगा, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या होती है फ्यूजन एनर्जी, बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो हुआ क्या है, यूके के कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक नया अचीवमेंट, एक नया माइलस्टोन यहाँ पर अचीव किया है इस फ्यूजन एनर्जी के मामले में। पहले मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ बेसिक सी बातें बताता हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो एक होती है फ्यूजन एनर्जी जिसको हम लोग FU बोल रहे हैं, मतलब FUSION इसकी स्पेलिंग है, जिसको मैं FU यहाँ पर लिख रहा हूँ। दूसरी होती है फिशन एनर्जी जिसकी स्पेलिंग होती है FISSION करके। तो फ्यूजन और फिशन के बीच में आप लोगों ने डिफरेंस समझ लिया तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अब समझो, देखो आज के टाइम पर जो हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं फिशन एनर्जी का। उसमें हमारे पास न्यूक्लियर फिशन एनर्जी के रिएक्शन होता है। ठीक है, फिशन एनर्जी हमारे पास, और दिक्कत यह है कि इस फिशन एनर्जी का हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम यह है ना, इससे बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट निकल रहा है, बहुत सारा कार्बन निकल रहा है, बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और बहुत खतरनाक भी है फिशन एनर्जी। लेकिन जो फ्यूजन एनर्जी होती है ये आपको सन के अंदर देखने को मिलती है। किसके? सूर्य के अंदर ये फिशन एनर्जी फ्यूजन एनर्जी होती है।
फ्यूजन एनर्जी FU मतलब सन के अंदर हो रही है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। अब ये जो फ्यूजन एनर्जी है ये सन के अंदर हो रही है, तो इसी पर्टिकुलर एनर्जी को हम लोग अर्थ के ऊपर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को एक नेचुरल एनर्जी मिलेगी जिसके अंदर कार्बन ना के बराबर होगा, पोल्यूशन ना के बराबर होगा, तो डेफिनेटली हमारे लिए ये बेहतर होगी। तो इसके ऊपर जैसे ही हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फ्यूजन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और फ्यूजन एनर्जी इस फिशन वाले को रिप्लेस कर देगी। यही यहाँ पर मेन मकसद है। तो अभी साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है फ्यूजन एनर्जी के मामले में, जो कि सन के अंदर बनती है, ठीक है। तो इसी नेचुरल एनर्जी को हम लोग अर्थ के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो ये सन वाली एनर्जी होती है ये काफ़ी सेफ होती है, ठीक है। जो आज के टाइम पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे तो कई गुना ज़्यादा सेफ होती है। तो एक टीम ने यहाँ पर एक काम करके दिखाया है। इन्होंने लगभग 59 मेगा जूल्स ऑफ सस्टेन्ड एनर्जी को यहाँ पर डेवलप किया है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और ये देखो, जो ये फ्यूजन एनर्जी या फिर फ्यूजन फ्यूल है, इसकी एनर्जी को आप लोग अब समझ पाओगे। लगभग 1 किलोग्राम जो फ्यूजन फ्यूल होता है, ये वाला 1 किलोग्राम जो फ्यूजन फ्यूल होता है, उसके अंदर लगभग 10 मिलियन बराबर जो यहाँ पर कोयला एनर्जी को जनरेट करता है, मतलब आप कह सकते हो 10 मिलियन जो कोयला है वो एनर्जी को जनरेट करेगा, या फिर 10 मिलियन ऑयल को जलाकर आप जो एनर्जी बना रहे हो वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 किलोग्राम फ्यूजन फ्यूल के अंदर है, ठीक है। तो फ्यूजन एनर्जी अपने आप में बहुत 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 पावरफुल है, एग्जैक्टली आप लोग कह सकते हो। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, इतनी गर्मी सहेगा कहाँ पर, क्या किस चीज़ के अंदर इस एनर्जी को हम लोग बना रहे होंगे। तो इस एनर्जी को बनाया जाता है एक रिएक्टर के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं टोकामक, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो अभी जो बेसिकली ये जो एनर्जी प्रोड्यूस की गई है यूके के अंदर, ये भी इस रिएक्टर टोकामक के अंदर ही प्रोड्यूस की गई है, ठीक है। अब फ्यूजन एनर्जी के अंदर होता क्या है, तो फ्यूजन एनर्जी के अंदर जो हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद हम लोग को ये एनर्जी देते हैं। चलो अभी ऐसे समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, यही है टोकामक रिएक्टर। इस रिएक्टर के अंदर इस फ्यूजन एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो अपने आप में इसकी काफ़ी खास बात है, ठीक है। ये टोकामक रिएक्टर है, मैंने आपको टोकामक रिएक्टर भी दिखा दिया है। और इसी रिएक्टर के अंदर जो है ना, ये हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को जनरेट करते हैं, जो कि सन में जनरेट हो रही है। उसके बाद अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स की तरफ लेकर चलता हूँ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं आखिरकार ये न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी होती क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को डालने के बाद इस टोकामक में प्रेशर डाला जाएगा, मतलब इसको गर्म किया जाएगा, बहुत 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 ज़्यादा गर्म किया जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा गर्म करने पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन के यहाँ पर आइसोटोप्स हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये जो ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम ये आपस में फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ मतलब आपस में मिलेंगे, आपस में मिल जाएंगे, तो इससे यहाँ पर दूसरी तरफ से एनर्जी निकल कर आएगी, जिसको हम लोग हीलियम और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मैसिव एनर्जी होती है। इसको मैं एक और एनिमेशन के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ, तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो होगा क्या, अभी फ़िलहाल ये एनिमेशन चल चुका है, तो इसको ख़त्म होने दो, उसके बाद हम लोग वापस से इसको समझेंगे। बस खाली अभी यहाँ पर देखते रहना। तो ट्रिटियम हुआ, ड्यूटेरियम हुआ, नीचे दोनों आपस में फ्यूज़ हो गए, दोनों मिल गए। अब ये हुआ, एनर्जी जनरेट हुई, इसमें से निकला हीलियम और उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रॉन। ये हम लोग को मिल गई है बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी। तो ये काम किया जाता है किसके अंदर, यही काम किया जाता है इस रिएक्टर टोकामक के अंदर। आई होप आप लोगों को एक आइडिया तो हो गया है एग्जैक्टली कैसे हम लोग एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हीट किया जाता है, मतलब बहुत तेज़ी, बहुत ज़्यादा, मतलब हीट किया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। और सन से भी यहाँ पर 10 गुना ज़्यादा एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, और मतलब बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस भी की जाती है इसके माध्यम से। तो आप लोग को यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। तो बेसिकली इस एनर्जी को जनरेट करने के लिए अपने आप में बहुत सारी हीट लगती है, ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। तो ये एक टोकामक के अंदर होता है, ये भी आप लोगों को पता चल चुका है। ट्रेमेंडस एनर्जी हीट देता है फ्यूज़ होने के बाद, मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें से इलेक्ट्रॉन और जो है यहाँ पर हीलियम निकलेगा, जो कि अपने आप में काफ़ी एनर्जीफुल रहेगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्लियर हुआ। तो आप लोग को फ्यूजन एनर्जी के बारे में समझ में आ गया कि कैसे हम लोग फ्यूजन एनर्जी को बना रहे हैं आज के टाइम पर। आपने पढ़ा होगा चाइना के आर्टिफिशियल सन के बारे में, है ना, काफ़ी बार मैंने पढ़ा रखा है। और लास्ट बार पता है इसके बारे में कब पढ़ाया था मैंने, लगभग पिछले साल जून में हम लोगों ने पढ़ा था चाइना के आर्टिफिशियल सन के बारे में। मेरे ख्याल से हमने लगभग 6 या 7 जून को पढ़ा था 2021 के अंदर, हाँ मुझे इतना ध्यान है। काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया था। तो यही एनर्जी यहाँ पर हम लोग जनरेट करें, जैसे चाइना यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। अब इसी फ्यूजन एनर्जी को बनाने के लिए और भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं दुनिया भर में, पता है। एक है आइटर करके, आइटर का जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आइटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी बने हैं। तो आइटर क्या है,
तो आईटर बेसिकली है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो आईटर बेसिकली आप कह सकते हो एक फ्यूजन रिसर्च है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको 7 कंट्रीज़ मिलकर कर रही हैं, जिसमें चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है और उसके बाद जापान, साउथ कोरिया, रशिया, यूएस। और ये आईटर आपको फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। हम लोग अगेन इस प्रकार की एनर्जी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सन के अंदर होती है। ऐसी एनर्जी हमें मिल जाए तो पोल्यूशन कम रहेगा, प्लस फिशन एनर्जी को हम लोग हटा देंगे तो अपने आप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। हम लोग सन की एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे। आई होप आप लोग को एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। और क्या होती है फ्यूजन मैंने आपको समझा दिया। फ्यूजन के अंदर होता क्या है ये ज़रूर पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं जो कि यहाँ पर आपस में फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होने के बाद हम लोग को एनर्जी देते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये सब कुछ किस में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनता। ठीक है, ये सब चीज़ किसके अंदर की जाती है, ये सब की चीज़ की जाती है टोकामक के अंदर। अब क्वेश्चन ये है तो ये एनर्जी को इतना झेलता कैसे है। देखो, टोकामक के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, वो यहाँ पर जो इस एनर्जी को जनरेट हुई हुई है इसके अंदर, इसको इसकी दीवारों से छूने नहीं देती। अगर दीवारों से छू जाएगी ना वो एनर्जी तो ये मतलब बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। या फिर क्या होगा, अगर वो एनर्जी से छू जाती है तो वो कूल डाउन हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तुरंत जो एनर्जी जनरेट होगी एकदम से कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर ही अंदर ये एनर्जी बनती है। तो आप लोग को इसके बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो टोकामक अपने आप में क्या है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। लेकिन उससे पहले एक और बात है, वो ये है कि देखो जो भी मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को लिखना है वो कि कैसे मैं नोट्स बनाऊँ उसके, तो मैंने वो चीज़ भी आपको प्रोवाइड करवा दी है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग फटाफट इससे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। या आपको मैंने क्या है ना, आज ये वाला जो आर्टिकल है मैंने न्यूज़पेपर पे पेस्ट करना भूल गया हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना, दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाला चैनल है। 2 टेलीग्राम चैनल है, एक दीपक यादव एजुकेशन, दूसरा नोट्स वाला। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो टोकामक क्या होता है मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया है। एक पावर प्लांट है जहाँ पर हम लोग फ्यूजन एनर्जी को जनरेट करते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ कर सकते हैं। काम कैसे करता है मैंने आप लोग को बता दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये दोनों हाइड्रोजन के अंदर मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों को फ्यूज़ किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, जिससे हीलियम बनता है और न्यूट्रॉन मिलता है, जो कि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी को लेकर आता है। उस एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो ये गैसियस हाइड्रोजन फ्यूल होता है इसको हम लोग बहुत ज़्यादा तपाते हैं, लगभग 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस के ऊपर तपाने के बाद ये एक हॉट प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, जिसके बाद हम लोग अपना सारा काम करते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो टोकामक होता है इसके अंदर हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का, खासकर मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो, एक मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो ये प्लाज्मा है वो इस टोकामक के अंदर दीवारों से काफ़ी दूर रहता है। अगर दीवारों पर छू जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, एनर्जी डाउन हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया। क्या होता है फिशन, क्या होता है फ्यूजन, ये भी मैंने आपको समझा दिया। चाहो तो आप लोग यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाला आर्टिकल साइंस एंड टेक का कवर किया है और दूसरा आर्टिकल भी यहाँ पर जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेट होगा। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये लॉन्च करेगा एक नई सैटेलाइट 14 फरवरी को। ठीक है, तो यहाँ पर 14 फरवरी को एक नई सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये लॉन्च होगी PSLV C54 से, ये आपको ध्यान रखना है। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये देखने को मिलता है। अब इसरो बेसिकली यहाँ पर प्लान कर रहा है कि लगभग ये जो सैटेलाइट होगी वो 1170 kgs की होगी, जो कि एक तरीके से पोलर ऑर्बिट पर घूमेगी। पोलर ऑर्बिट कौन सा होता है, तो मान लो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर नॉर्थ पोल हुआ, साउथ पोल हुआ, तो ये जो ऑर्बिट होता है इस वाले को हम लोग बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से सिंपल सा यह है, बताओ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कौन सा होता है। पोलर मैंने बताया, अब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कौन सा होता है ये आप लोगों को बताना है, या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके नाम से पता चल रहा है जो इसरो लॉन्च करेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का मेन मकसद है कि अर्थ को ऑब्जर्व करना, अर्थ के ऊपर निगरानी रखना, उसको देखना, उसके रिगार्डिंग हमारे पास डेटा भेजना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी जिसको डिज़ाइन किया है, जो कि हमें हाई क्वालिटी की इमेजेस प्रोवाइड करवाएगा, चाहे कैसा भी वेदर हो, चाहे ठंडी हो, सर्दी हो, ठीक है, धूप हो या फिर शाम हो, कभी भी कोई सा भी सिचुएशन हो, हर एक वेदर कंडीशन के अंदर हमें प्रॉपर पिक्चर मिलेगी। प्लस एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी, फ्लड मैपिंग, ये सारे यहाँ पर डेटा हम लोग को प्रोवाइड करवाएगी ये सैटेलाइट। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, अर्थ को ऑब्जर्व करेगी, इसी वजह से इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोला गया है।
और जैसा कि हम लोग यहाँ पर 14 फरवरी को ये सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, तो इसी मिशन में हम लोग दो छोटी सैटेलाइट्स को और ले जा रहे हैं। ठीक है, दो छोटी सैटेलाइट्स और ले जा रहे हैं। एक है एक स्टूडेंट सैटेलाइट, दूसरी है इंस्पायर सैट 1। तो यहाँ पर इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हो। तो बाकी काउंटडाउन वगैरह बताया गया है कि एक दिन पहले से काउंटडाउन चालू हो जाएगा, फिर उसका 14 फरवरी को लॉन्च होगा, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होती है आप लोग सीख गए हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उससे पहले मज़ा आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो यार। लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और मतलब कि वीडियो से कोई चार्ज वगैरह नहीं लिया जा रहा है आप लोगों से। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लाइक करके अपना चार्ज दे सकते हो। अपना लाइक करके हम लोग टारगेट आज रख रहे हैं 5K प्लस लाइक्स का। हमेशा से ही इसी टारगेट को हम लोग लेकर चल रहे हैं। काफ़ी सारे दिन अचीव हो जाता है। जिस दिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिस दिन काफ़ी लेट हो जाता हूँ बताने में, तो वहाँ पर उस दिन मतलब लाइक्स बहुत कम आ जाते हैं। तो आप लोग भूल जाते हो, ठीक है, अब पढ़ते पढ़ते भूल जाते हो। ऐसा होता रहता है यार सभी के साथ। तो अब याद आ गया होगा, अब तो फटाफट कर दो। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत सारी जो वेमेन हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहे हैं, ऐसा हमारी जो मिनिस्टर फॉर वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है स्मृति ईरानी जी, इनका कहना है। ठीक है, इन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि जो हमारे पास PMMVY स्कीम है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके अंदर बहुत सारी वेमेंस को ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका है। बहुत सारी वेमेंस यहाँ पर एनरोल कर चुकी हैं पिछले लास्ट 3 ईयर्स के अंदर, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो जो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने एनरोल किया है PMMY स्कीम के अंदर, इस योजना के अंदर, वो लगभग 51.7 लाख वेमेंस ईच ईयर देखने को मिलेगी। मतलब पिछले 3 सालों में हर साल यहाँ पर इतने लाख वेमेंस एनरोल हुई हैं इस स्कीम के अंदर, जिनको बेनिफिट्स मिले हैं इस स्कीम के माध्यम से, ऐसा यहाँ पर इन मिनिस्टर का कहना है। तो हम लोग समझेंगे आखिरकार इस स्कीम में क्या है, क्योंकि ये बात जो अभी मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। फिर उसके बाद इस स्कीम के बारे में सारी बातें यहाँ से यहाँ तक बताई गई हैं। तो अब हम लोग इस स्कीम के बारे में समझेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग देख पाओगे स्कीम हो गया, मिशन हो गया, योजना हो गया, इनके रिगार्डिंग हर साल एक ना एक क्वेश्चन हम लोगों को प्रीलिम्स में देखने को मिल जाता है और मेंस में आता ही आता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो GS पेपर 2 से। जब आप हम सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि इश्यूज रिलेटेड टू वेमेन, हेल्थ, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, तो इससे रिलेट कर सकते हो। बात करते हैं आखिरकार ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एग्जैक्टली क्या है। ये एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। मैटरनिटी मतलब माँओं के लिए लाया गया है। ठीक है, जो माँ होती हैं उनके लिए, उनको कुछ बेनिफिट्स देने के लिए इस प्रोग्राम को लेकर आया गया। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है हमारे देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। बेसिकली काम कर रही है स्कीम 1 जनवरी 2017 से, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको केंद्र सरकार जो है चला रही है। इसको पूरी तरह से मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू, जिन्होंने अपना भी स्टेटमेंट दिया है इस आर्टिकल में पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद और क्या बताया गया, देखो अब इस स्कीम के अंदर होता क्या है, जो भी प्रेग्नेंट वेमेन्स हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वेमेन के बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली कुछ मनी ट्रांसफ़र किया जाता है, उनको कुछ बेनिफिट्स दिया जाता है, ताकि यहाँ पर वो कुछ अच्छा खाना खा सके, अपनी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो पूरी कर सके। क्योंकि डेफिनेटली चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे ड्यूरिंग पीरियड हो, चाहे अर्ली पीरियड हो, चाहे वो पोस्ट पीरियड हो, सभी जगह पर न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उस न्यूट्रिशन नीड्स को पूरी करने के लिए यहाँ पर ही कुछ पैसा दिया जाता है। साथ ही साथ कुछ वेमेंस होती हैं जो कि अपनी जॉब छोड़ देती हैं। जॉब छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर मतलब अपने प्रेगनेंसी स्टेज से गुजर रही होती हैं, तो उनका जॉब लॉस हो चुका है, जो मजदूरी मिल रही थी वो लॉस हो चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इसका स्कीम का मेन मकसद ये भी है कि जो वहाँ पर इनकी जॉब लॉस हुई है उसका एक तरीके से कंपनसेशन इधर की साइड से मिल जाए। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर बोला गया है ये स्कीम आखिरकार डिफरेंट क्यों है। देखो इस स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है। जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो बहुत अच्छी तरीके से देखती है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके माध्यम से देखा जाता है सारी प्रॉब्लम्स को। बहुत अच्छी तरीके से स्कीम को देखने के बाद जिसको परेशानी है, उनके जो ग्रीवेंस हैं उनको रिड्रेस किया जाता है, उनको यहाँ पर आराम से सॉल्व करने के बारे में कोशिश की जाती है। नाउ क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन कौन बेनिफिट्स ले सकता है स्कीम के अंदर। जो जितनी भी प्रेग्नेंट वेमेंस या लैक्टेटिंग मदर्स है, लैक्टेटिंग मदर्स जो कि माँ अपने बच्चे को इस समय दूध पिलाती हो, ऐसा स्टेज हो, तो यहाँ पर इन सभी वेमेंस के लिए ये इस स्कीम को लाया गया है। बहुत ज़्यादा फेवरेबल स्कीम है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सारी प्रेग्नेंट वेमेन और लैक्टेटिंग मदर्स इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन जो विमेन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है, रेगुलर उनकी एक परमानेंट जॉब है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, और जो विमेन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर PSUs के अंदर काम कर रही हैं, उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनको इंक्लूड नहीं किया गया। उनके अलावा जो बाकी सारी विमेन्स है वो यहाँ पर डेफिनेटली इस स्कीम के बेनिफिट्स को ले सकती हैं।
तो जितने भी यहाँ पर विमेंस है वो बेनिफिट्स ले भी रही हैं 2017 से, ऐसा बताया गया। और अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार बेनिफिट मिलते क्या हैं ये भी बता दो। तो बेनिफिट्स के अंदर लगभग 5,000 रुपये का कैश बेनिफिट के दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में। 3 इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंटीनेटल चेकअप हो सकता है। ठीक है, ये सारे काम करवाए जा सकते हैं, जिससे कि डेफिनेटली क्या होगा, बच्चे की प्रोडक्शन रहेगी और अपने आप की भी प्रोडक्शन की जा सकती है। क्लियर हुआ। अब क्या है, जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी होता है जिसको यहाँ पर इस योजना के अंदर पैसे मिलते हैं, उसको कुछ कैश इंसेंटिव जननी सुरक्षा योजना के अंडर ही मिलता है। तो कुल मिला के 5,000 वो हो गए, 1,000 इसके अंदर मिल जाता है, तो 6,000 रुपये तक यहाँ पर वुमेन को प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है इसके अंदर। ओके, तो ये स्कीम है प्रेग्नेंट वेमेन के लिए। देन उसके बाद कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो कि वेमेन से रिलेटेड हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर सरकार ने किया है और क्या इनिशिएटिव है इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर। तो वेमेंस के लिए और स्कीम के अंदर आता है एक इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, दूसरा आता है कुंभश्री इन केरला, देन उसके बाद पोषण अभियान, देन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। क्लियर हो गया आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसका जो अगला आर्टिकल वो बात करता है, जो हमारी केंद्र सरकार है वो ये बोलती है जो सुसाइड्स हैं ड्यू टू जॉब लॉस वो बहुत ज़्यादा हुई हैं, एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी हैं साल 2020 के अंदर। हाँ बिल्कुल, वो साल 2020 वही वाला है जब कोरोना आया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मतलब लॉकडाउन्स लगे और जॉब्स वगैरह डाउन हुई, इकॉनमी बिल्कुल तरीके से डाउन हो चुकी थी। तो इस पूरी कंडीशन के अंदर जो सुसाइड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब जॉब लॉस हुआ क्योंकि सब कुछ डाउन हुआ, इकॉनमी डाउन हुई, बिजनेस ठप हुआ, तो लोगों की जॉब भी गई। तो इसकी वजह से सुसाइड्स बहुत ज़्यादा की लोगों ने। अब यहाँ पे क्या बोला गया, लगभग 16,000 के आसपास जो लोग हैं उन्होंने सुसाइड करी है बैंकरप्सी की वजह से या इंडेटनेस की वजह से। मतलब वो दिवालिया हो चुके थे, उनके पास कोई पैसा नहीं था या उधारी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, उसकी वजह से तो 16,000 लोगों ने अपने में सुसाइड की है। और उसके बाद यहाँ पर लगभग 9,140 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड करी है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, मतलब जिनके पास जॉब नहीं है, बेरोज़गार हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है नंबर, ये 2018 से लेकर 2020 के बीच का ये नंबर बताया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर ये सारी बातें बताई हैं राज्यसभा को कि हाँ भाई इतनी इतनी सुसाइड हुई हैं। कोविड-19 में भी यहाँ पर अगर हम बात करें कोविड-19 में, तो कोविड-19 में लगभग 3,548 सुसाइड्स की गई हैं 2020 के अंदर, और ये सब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से हुई हैं सुसाइड्स। तो ऐसा आप लोग कह सकते हो इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से। उसके बाद और भी बहुत सारी सुसाइड्स हुई हैं, सब नंबरिंग दी गई है। ये नंबरिंग हमारे लिए देखो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर सिर्फ आप एक टोटल डेटा ज़रूर रख सकते हो, जैसे यहाँ पर टोटल डेटा है ना, टोटल डेटा के बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। अभी जैसे बताया गया है, अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो सिर्फ लॉकडाउन में स्पेसिफिकली इतने लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है, डेथ नहीं कह सकते, इतने लोगों ने यहाँ पर सुसाइड करी है, वो सब यहाँ पर बेरोजगारी की वजह से। लाओ अब ये डेटा जो है एनसीआरबी का डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीआरबी का एक और डेटा आया था रिसेंटली, मैं आपको वो वाला डेटा भी क्लियर करवा देता हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आप लोग अपने पहले वाले आर्टिकल से रिलेट कर सकते हो जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया भी नहीं है। ठीक है, देखो ये तो हमने बात करी सुसाइड्स की। अगर हम पूरा साल 2020 देखें, किसकी बात कर रहे हैं, पूरे साल 2020 में क्या क्या हुआ है, कितनी कितनी सुसाइड्स हुई हैं, कौन कौन से सेक्टर के अंदर हुई है, तो ये भी मैं आप लोगों को साथ ही साथ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अपने पास जरूर रखना इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 1 से। सिलेबस के अंदर टॉपिक है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज, इससे आप लोग रिलेट कर सकते हो। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसलिए था न्यूज़ में क्योंकि जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसका मेन काम है जो भी क्राइम हो रहा है उसको लेकर हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो इन्होंने यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड्स को लेकर, कि भारत के अंदर साल 2020 में एक्सीडेंट की वजह से भी काफ़ी सारी डेथ हुई हैं और सुसाइड्स भी बहुत सारे लोगों ने करी हैं। अगर हम सोसाइटी की कैटेगरीज के बारे में बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज है। देखो एक तरफ जो बेरोजगार व्यक्ति हैं वो तो हैं ही, अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति तो हैं ही। दूसरी तरफ बहुत सारे डेली वेजर जो कि रोजाना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, या हाउस वाइफ हैं, बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारी फीमेल भी है जिन्होंने सुसाइड करी है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो कि फार्म सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से कृषि से रिलेटेड हैं, उन्होंने भी सुसाइड करी है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ये तो बात हुई इन लोगों की। उसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं, सैलरीड पर्सन, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन, रिटायर्ड पर्सन, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करी है इस कोविड-19 के अंदर, ये डेटा एनसीआरबी का बताता है। ठीक है, अगर हम लोग नंबर ऑफ सुसाइड्स का ओवरऑल डेटा देखें तो सुसाइड्स इंडिया के अंदर 2019 से अगर हम लोग देखें तो 10% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, साल 2020 के अंदर टोटल 1,53,052 यहाँ पर आपको सुसाइड्स देखने को मिलेगी, जो कि ऑल टाइम सबसे ज़्यादा हाई है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। क्लियर हुआ, ये सारे कैटेगरीज के बारे में बताया गया है, चाहे वो मतलब एम्प्लॉयड सेक्टर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो, सभी सेक्टर को देखने के बाद बताया गया भाई इतनी सुसाइड तो हुई है।
ठीक है। उसका यहाँ पर क्या बताया गया कि देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सुसाइड्स जो डेली वेज अर्नर हैं और अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति हैं, यानी कि जो तरीके से बेरोज़गार हैं या फिर जो रोज़ कमा रहे हैं खा रहे हैं, जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं उन्होंने यहाँ पर सुसाइड करी है। और 2014 से लेकर 2020 तक का अगर हम लोग डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा सुसाइड्स इन्हीं लोगों की देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल सैलरीड पर्सनस, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है, और एक्सीडेंट की वजह से भी काफ़ी सारी डेथ हुई हैं। लेकिन अगर हम लोग कुछ स्टेट वाइज डेटा देखें कि कौन कौन से राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड्स हुई हैं, तो इसके अंदर महाराष्ट्र टॉप पर आता है। महाराष्ट्र एक सबसे गंदा परफॉर्म कर रहा है इस इंडेक्स के अंदर, सबसे ज़्यादा सुसाइड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर और कुछ डेटा प्रोवाइड किया है जो कि मैंने आप लोग ऑलरेडी बता रखा है। देखो कारण क्या हो सकता है, कारण बहुत सारे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, बेरोज़गारी है, गरीबी है, या फिर ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल एडिक्शन, बीमारी हो गई, फैमिली प्रॉब्लम्स, इन सब की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी सुसाइड्स हुई हैं। नाउ ये सब कुछ किसने पब्लिश किया? एनसीआरबी ने। एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या है? वो है नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो। एनसीआरबी का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, प्रीलिम्स बेस्ड, इसको ध्यान रखना। इसको सेटअप किया गया था 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। उसके बाद यहाँ पर इसको सेटअप किया गया है, बेसिकली एक कमीशन है, नेशनल पुलिस कमीशन, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर इसको बनाया गया था। आज के टाइम पर ये सालाना बेसिस पर, मतलब एनुअल बेसिस पर एक स्टैटिस्टिक्स, एक कॉम्प्रहेंसिव डेटा लेकर आता है कि हमारे कंट्री के अंदर कितना क्राइम है। क्राइम इन इंडिया करके एक रिपोर्ट आती है जो कि यहाँ पर बताती है अलग अलग सेक्टर्स में कितना कितना क्राइम हुआ है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये आर्टिकल भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है, एक एक बात बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुकी है। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। अभी आर्टिकल मैं आप लोग के लिए इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को देख लेना, और आने वाले टाइम पर पक्का गारंटी के साथ इस आर्टिकल को एडिटोरियल पे कवर होना ही होना है, ठीक है। कैसे? अब सरकार का एक डेटा है, सरकार ने बताया लगभग जो हमारे आईआईटीज़ हैं, ठीक है, आईआईटीज़ जो हम लोगों की देखने को मिलती हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अंदर 40% से ज़्यादा टीचिंग पोस्ट आज के टाइम पर खाली पड़ी हुई हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो आईआईटी खड़गपुर की, जो वैकेंसीज पड़ी हैं वो 815 हैं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, कानपुर, रुड़की, धनबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, वाराणसी, हैदराबाद, यहाँ सभी जगह पर वैकेंसीज अपने आप में बहुत ज़्यादा है, पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली पड़ी हुई हैं। 40% से ज़्यादा टीचिंग पोस्ट यहाँ पर खाली पड़ी हैं, ऐसा पे बताया गया सरकार के थ्रू। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो यहाँ पर उन्होंने ये डेटा दिया है लोकसभा के अंदर, ठीक है, जब ये क्वेश्चन उठाए गए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर। तो अब ये डेटा ऑलरेडी यहाँ पर मतलब अगर हम बात करें इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो एक डेटा ये बताता है लगभग 6511 टीचिंग फैकल्टी आज के टाइम पर काम कर रहे हैं इन आईआईटीज़ के अंदर, और लगभग 4317 पोस्ट वैकेंट्स आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब 4370 जो पोस्ट हैं वो आज के टाइम पर खाली पड़ी हुई हैं इन आईआईटीज़ के अंदर। तो ये जो डेटा है अपने आप में काफ़ी कंसर्न पैदा करने वाला है। ये जो डेटा है आप कह सकते हो यहाँ पर बताया कि देखो जो ये फैकल्टी का रिप्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा कम है, और इनफैक्ट जो रिजर्वेशन वगैरह है वो भी आपको बहुत यहाँ पर कम ही देखने को मिलने वाला है। जो रिजर्व कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर जो आज के टाइम पर वैकेंसीज़ है वो काफ़ी पड़ी हुई हैं। जो एससीज़, एसटीज़ और दूसरे ओबीसी कैटेगरीज़ हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, इनका स्टाफ आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, 12% का स्टाफ देखने को मिलेगा। तो फैकल्टी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है। फिर उसके बाद यहाँ पर सारे आईआईटीज़ के बारे में बात की गई। आईआईटी धनबाद, खड़गपुर, कितनी फैकल्टी हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर इस पिक्चर में बता दिया है, वो चीज़ें आगे रिपीटेडली बताई गई हैं। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो क्योंकि आने वाले टाइम पर डेफिनेटली इसके बारे में एडिटोरियल पब्लिश होने ही वाला है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी काफ़ी कुछ जानने के लिए, और इस आर्टिकल को भी आप लोग साइंस एंड टेक से रिलेट कर सकते हो। तो इंडिया ने यहाँ पर बैन कर दिया है ड्रोन इम्पोर्ट टू हेल्प डोमेस्टिक सेक्टर। आपको पता होगा हम लोग ड्रोन्स के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आज के टाइम पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और हमारा गोल है कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत बने, किसके सेक्टर में, खासकर ड्रोन के मामले में। तो अभी यहाँ पर भारत ने इसी चीज़ को देखते हुए जो ड्रोन इंपोर्ट कर रहे थे, जो दूसरे देशों से ड्रोन्स को मंगाया जा रहा था हमारे कंट्री के अंदर, उसको कर दिया गया है बैन। अब उसको बैन कर देंगे तो हमारे कंट्री के अंदर आएगा नहीं तो हम लोग, हमारे जो कंट्री का खुद का डोमेस्टिक सेक्टर है वो ग्रो होगा। तो उसकी मदद करने के लिए काम किया गया। तो अब आप कहोगे हम तो बहुत सारे ड्रोन्स मंगाते थे जो कि हमारे डिफेंस और सिक्योरिटी की मदद करते थे, तो देखो वो ड्रोन रहेंगे। देखो सरकार ने वेडनेसडे में क्या किया है, सरकार ने वेडनेसडे में सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इन्होंने बोला कि जो भी ड्रोन्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं दूसरे देश से उनको तो बैन कर देंगे, लेकिन जो ड्रोन रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आते हैं वो आते रहेंगे, उसको हम लोग लेते रहेंगे। लेकिन जो मतलब कैजुअली जो ड्रोन्स लिए जाते थे वो सब यहाँ पर बैन किए जाएंगे। हम अपने कंट्री के अंदर खुद इसको बनाएंगे, खुद डोमेस्टिक सेक्टर को मदद करेंगे, वो ग्रो करेंगे, ठीक है। इस पूरे मूव का मेन मकसद है मेड इन इंडिया ड्रोन्स को बनाया जाए, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया। और इस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये यहाँ पर सारी चीज़ों को बता रही हैं। और उसके बाद
इन्होंने यहाँ पर नोटिफाई कर दिया है कल के दिन कि भाई हाँ, अब हम लोग ड्रोन्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट और डिफेंस के पर्सपेक्टिव से ही ड्रोन्स को परचेज किया जाएगा, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर ड्रोन्स को नहीं लेने वाले। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक और काम कर रहे हैं, आपको पता होगा पिछले साल की बात है, PLI स्कीम को लाया गया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये सरकार जारी कर रही है खासकर ड्रोन सेक्टर के लिए। जो भी फर्म ड्रोन बनाना चाहती है बनाओ, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन बनाओ, उसके बदले में सरकार आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली PLI स्कीम में 120 करोड़ रुपए अनाउंस करे गए थे कि भाई 120 करोड़ रुपए हम लोग देंगे ड्रोन्स बनाने के लिए। तो अगेन यहाँ पर ड्रोन के सेक्टर में भारत बहुत कुछ कर रहा है, तो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि एक यूनिक सा आर्टिकल इस साल बहुत चर्चा में आने वाला है। लेकिन ड्रोन होता क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है, इसको भी तो आपको समझना होगा। डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ क्या क्या कर सकते हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2, 3 दोनों से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो पहली बात तो आपको समझना होगा ड्रोन क्या है। ड्रोन तो मतलब सबको क्लियर हो चुका होगा, एक ड्रोन आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इनफैक्ट शादी पार्टीज़ में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, वीडियो शूटिंग के लिए बहुत सारी जगह पर ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, वही तो हमें समझना है कि ड्रोन्स के एग्जैक्टली यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो ड्रोन्स के अपने आप में बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस बेनिफिट्स, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप लोग कह सकते हो हर एक सेक्टर में मदद करेगा, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे नेशनल डिफेंस हो, एग्रीकल्चर, लॉ इन्फोर्समेंट, मैपिंग, सभी सेक्टर के अंदर ड्रोन मदद करता हुआ नजर आता है। जब हम लोग ड्रोन्स के बारे में बात करते हैं तो ये एक लेमन टर्मिनोलॉजी है फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट दैट मीन्स यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, इसको कंट्रोल करके एक तरीके से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से इस ड्रोन्स को उड़ाए जाते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। देखो ओरिजिनली जो ये ड्रोन्स बनाए गए थे, ये मिलिट्री और डिफेंस के पर्पज़ से बनाए गए थे। उसके बाद आज के टाइम पर कैजुअल बेसिस पर भी बहुत ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ड्रोन को हम लोग एक रिमोटली पायलटेड ड्रोन बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर इसको ह्यूमन कंट्रोल करता है, इसके मूवमेंट को एक रिमोट के बेसिस पर इन ड्रोन्स को चलाया जाता है। अब बात करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। डिफेंस के मामले में किया जा सकता है, जो ड्रोन सिस्टम है इसको हम लोग एज अ वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। टेररिस्ट अटैक वगैरह यहाँ पर उसके अगेंस्ट में हम लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉम्बिंग कर सकते हैं। ठीक है, ड्रोन्स का काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, खासकर डिफेंस सेक्टर के अंदर। अभी से खतरा भी हो सकता है, खतरा क्या हो सकता है मैं अभी आप लोग को अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो ये ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स को हम लोग फैला सकते हैं, तैनात कर सकते हैं कॉम्बैट के लिए। ठीक है, किसी ऊपर हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए, या कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं हेल्थ केयर डिलीवरी पर्पज़ के लिए। हाँ, हेल्थ केयर डिलीवरी पर्पज़ कैसे, क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली जब कोविड-19 काफ़ी तेज़ी से फैला था, लॉकडाउन्स लगे, तो तेलंगाना के अंदर भी यूज़ किया गया। इन ड्रोन की मदद से हम लोग वैक्सीन्स को एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचा सकते हैं, तो काफ़ी फ़ायदे हैं। एग्रीकल्चर के मामले में काफ़ी मदद कर सकता है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो थोड़े बहुत छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पर स्प्रेड कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से, उसके ऊपर खेत के ऊपर यहाँ पर फैला सकते हैं। ठीक है, या फिर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा सकती है। अच्छे से ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मैपिंग के लिए। ठीक है, मतलब मॉनिटरिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से की जा सकती है। ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग सर्विलांस के लिए, मतलब निगरानी रखने के लिए। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन हो गई, चाहे एसेट्स हो गए, उनके ऊपर निगरानी रख सकते हो, चोरी से बचा जा सकता है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन को प्लान करने के लिए ड्रोन को उड़ाकर अच्छे से चीज़ों को बनाकर, ठीक है, एनालाइज करने के बाद भी यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, या फिर फॉरेस्ट के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है ड्रोन का। एंटी पोचिंग एक्शंस के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि पोचिंग वगैरह ना देखने को मिले, या फिर फॉरेस्ट को मॉनिटर करने के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू, एक यहाँ पर फ़ायदा है, दूसरा इसका नुकसान। तो यहाँ पर इसका नुकसान क्या है, पहला नुकसान है इंक्रीज रिस्क ऑफ आर्म्ड अटैक्स। यहाँ पे डेफिनेटली क्या हो सकता है, इसकी वजह से अटैक्स भी बढ़ सकते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है, जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ था, पाकिस्तान के साइड से वो ड्रोन आया था, तो अपने आप में इस प्रकार के अटैक वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपने आप में कंसर्न है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ड्रोन काफ़ी सस्ता है यार, चीपर हैं। अगर आप लोग ड्रोन्स के बदले में कोई दूसरा वेपन लोगे तो वो वेपन बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसी वजह से ड्रोन यहाँ पर अपने आप में एक डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट भी लेकर आ सकते हैं। ड्रोन के माध्यम से काफ़ी सारे अटैक्स भी किए जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एट द लास्ट हम लोग ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं वेपन्स को इधर से उधर पहुँचाने में भी, तो काफ़ी कुछ मदद कर सकता है ड्रोन। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। इकलौता आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो अभी क्या है, जो क्वाड के मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर सब कुछ सेट कर लिया है। आज मीटिंग होगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो क्वाड मिनिस्टर्स में जो भी बातचीत होगी वो डेफिनेटली कल फिर से पब्लिश होगा। लेकिन बातचीत क्या क्या होने वाली है उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू इस आर्टिकल के अंदर दिया गया है।
जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये यहाँ पर विजिट को स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। और मतलब आज ही के दिन यहाँ पर विजिट को स्टार्ट किया जाएगा, मीटिंग होगी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर होंगे, साथ ही साथ क्वाड ग्रुप के सभी कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर होंगे। क्वाड के अंदर आपको पता ही है 4 कंट्रीज़ आती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान, जो कि बोला जा रहा है कि इनके बीच में जो डिस्कशन होगा काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। चारों कंट्रीज़ मिलकर डिस्कस करेंगी कैसे कोऑपरेट किया जाए वैक्सीन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, रीजनल सिक्योरिटीज़ के मामले में। अच्छा, यहाँ पर वैक्सीन लिखा हुआ था ना, पता है सुबह में जब आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैं इसको बार बार वैकेंसीज़ पढ़ रहा था, और मतलब कि मेरे दिमाग में आ रहा वैकेंसी, और फिर मैं सोच रहा हूँ यार वैकेंसीज़ है, तो मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, अरे वैक्सीन लिखा हुआ यार, तो वैकेंसीज़ पढ़ रहा था। मतलब थोड़ा ध्यान से जब मैंने, मतलब एक तो दिमाग में भी आया ये किस चीज़ की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे यार, तो थोड़ा ध्यान से देखा ना तो वैक्सीन लिखा हुआ था। ऐसा हो रहा होगा बहुत सारे लोगों के साथ, है ना। तो अब बात करते हैं तो वैक्सीन के बारे में, साथ ही साथ कुछ सिक्योरिटी इश्यूज जो चाइना का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, इसको लेकर यहाँ पर सारी बातचीत ये क्वाड कंट्रीज़ करने वाली हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, इन्होंने फ्राइडे की क्वाड मीटिंग के अंदर मतलब एक तरीके से बता दिया है। और जो हमारे मतलब फ्राइडे में एक तरीके से जो मीटिंग होने वाली है, यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर खासकर इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ही क्वाड ग्रुप सबसे बढ़िया तरीके से जाना जाता है। उसके बाद कुछ मिनिस्टर्स हैं जो कि यहाँ पर अपना जो पहले वाली समिट हुई थी 2021 वाली, उसको रिव्यू करेंगे कि कहीं पहले जो डिसाइड किया था वो कहाँ तक पहुँच चुका है मामला, तो वो सारी बातें यहाँ पर होने वाली हैं। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर क्वाड के जब मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जाएंगे फिलीपींस के अंदर, ठीक है। फिलीपींस के अंदर भी काफ़ी कुछ डिस्कशन करेंगे। फिलीपींस, हाँ बिल्कुल वही वाला देश जिसके साथ अभी हमने पिछले महीने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक डील करी है $375 मिलियन की, और हमने ब्रह्मोस मिसाइल बेच दिया है फिलीपींस को, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर चाइना का तो रिएक्शन आपको पता है कैसे आएगा। चाइना नहीं चाहता यहाँ पर क्वाड ग्रुप्स आपस में मिलते रहें, तो चाइना यहाँ पर बोलता रहता है कि भाई यहाँ पर जो ये टैक्टिक्स हैं आज के टाइम पर यूएस के, ये कोल्ड वॉर करने के यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो चाइना आज के टाइम पर, सॉरी चाइना पर मतलब वही आपस में जो रिलेशन ख़राब हैं चाइना यूएस के, उन्हीं रिलेशन को थोड़ा सा यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। तो फिलहाल अभी एट द लास्ट बात करें, जो चारों कंट्रीज़ हैं वो फोकस करेंगी। उन्होंने फोकस पहले भी किया था, हम लोग 1.2 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे साल 2022 के एंड तक, ठीक है। 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, तो देखेंगे अभी इसमें क्या क्या एनालिसिस होता है। प्लस आज और कल के बाद ये जो आर्टिकल्स है और भी पब्लिश होंगे, तब हमें डेफिनेटली पता चलेगा कि हाँ भाई क्वाड के ग्रुप के बीच में क्या क्या डिस्कशन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और आगे उसके बाद हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, इकॉनमी सेक्शन पर भी कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। जीएसटी रीसेट रिपोर्ट आएगी अप्रैल तक, तो वो बताया गया है, कुछ खास नहीं है। नाउ हम लोग चलते हैं, आप लोग डायरेक्टली एडिटोरियल की तरफ देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ जब हम लोग एडिटोरियल के बारे में बात करेंगे तो आज भी पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ 2 आर्टिकल हैं जो कि डिस्कस करने लायक हैं, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पर है भी नहीं। एक आर्टिकल ये है एंगर इन डिप्लोमेसी, जो कि अभी यहाँ पर इश्यूज़ हुए थे, कश्मीर इशू। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल ये है रशिया और यूक्रेन और साथ ही साथ फ्रांस, इन तीनों के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया गया है, मैं आप लोगों को बताऊँगा। बाकी पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा की जा रही है, इलेक्शंस के बारे में चर्चा की जा रही है, जो कि डेफिनेटली हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे एक आर्टिकल ये है जहाँ पे केरला के मॉडल के बारे में चर्चा की जा रही है, किस प्रकार से केरला ने कोविड-19 को टैकल किया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैसे किए जा रहे हैं, तो वो सारी बातें यहाँ पर हैं। आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको हेल्प नहीं करेगा। काफ़ी बार ऑलरेडी मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता मतलब बता ही चुका हूँ कि कैसे कैसे कोविड-19 से टैकल किया है। क्लियर हुआ। तो आगे चलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद इसके बाद ना हमारा जो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का पेपर आता है उस पर एक आर्टिकल, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। नाउ ये जो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का पेज है, यहाँ पर इकलौता आर्टिकल है ये, और बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है। इसको हम लोग समझेंगे कि आखिरकार जो ये सेंट्रल मीडिया एक्रीडिशन गाइडलाइंस है वो क्या है, ठीक है। अभी नई कुछ गाइडलाइंस आई है, इसके बारे में समझाया गया है। चलो हम लोग पहले इसी आर्टिकल को कवर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप लोग चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इस आर्टिकल को आप लोग स्पेसिफिकली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 से, ठीक है। अब जीएस पेपर 2 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उनसे आप लोग रिलेट कर सकते हो। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने सेंट्रल मीडिया एक्रीडिशन गाइडलाइंस 2022 को रिलीज़ किया है। नाउ अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी एप्लीकेशन है एक्रीडिशन के लिए, इनको एग्जामिन किया जाएगा सेंट्रल प्रेस एक्रीडिशन कमेटी के थ्रू, और इस कमेटी को हेड किया गया है डीजी और पीआईबी के थ्रू। अभी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आप लोगों को सिंपल से शब्दों में समझाता हूँ। पहले आप लोगों को एक टर्म समझना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रीडिशन, ठीक है।
मीडिया एक्रीडिशन के बारे में चर्चा की है। जो एक्रीडिशन है इसका मतलब आप कह सकते हो, जो डेफिनेशन एक्रीडिशन की, इसका मतलब एक ऑफिशियल रिकग्निशन। ठीक है, अब कुछ मीडिया होती है जिसको एक ऑफिशियल रिकग्निशन प्राप्त होता है, तो उसी को यहाँ पर हम लोग एक्रीडिशन गाइडलाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ मीडिया के लोग, कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जिनको यहाँ पर एक मतलब ऑफिशियल टैग मिलता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये सेंट्रल मीडिया है, ठीक है, सरकार की मीडिया है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर टैग वगैरह मिलता है। अगर हम लोग बात करें तो इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस आई हैं। अगर इन गाइडलाइंस का कोई वॉयलेशन करता है, कोई भी जर्नलिस्ट इनका हनन करता है, तो उस जर्नलिस्ट का ये जो टैग है, जो ये ऑफिशियल रिकग्निशन है, एक्रीडिशन है, वो छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो अगर हम लोग एट प्रेजेंट देखें तो टोटल लगभग 2057, लगभग 2457 पीआईबी, वही जिसके आप लोग आर्टिकल्स पढ़ते हो, तो 2457 पीआईबी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट आपको कंट्री के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनको पीआईबी का एक ऑफिशियल रिकग्निशन मिला हुआ है। तो कुछ इस प्रकार के जर्नलिस्ट हैं हमारे देश के अंदर। लेकिन अब इन जर्नलिस्ट के लिए कुछ गाइडलाइंस लेकर आई गई। उस गाइडलाइंस के प्रोविजन क्या है? पहला प्रोविजन है प्रोविजन टू विड्रॉ और सस्पेंड एक्रीडिशन, मतलब कि जो उनको ये ऑफिशियल टैग मिला है ना, ये हटा दिया जाएगा अगर वो जो जर्नलिस्ट है वो यहाँ पर कंट्री के अंदर कंट्री की सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ बोलता है, कंट्री की सोवरेनिटी के खिलाफ कुछ करता है, या इंटीग्रिटी फ्रेंडली रिलेशंस को नुकसान पहुंचाता है, या आपको पता होगा कि मतलब कोई भी हमारे जो फ्रेंडली रिलेशंस है बहुत सारी कंट्रीज के साथ, उनको नुकसान पहुंचता है, या पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इनको नुकसान पहुंचाता है कोई भी जर्नलिस्ट, तो उसका जो एक्रीडिशन ऑफिशियल यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो, जो ये ऑफिशियल आपको टैग देखने को मिलेगा, रिकग्निशन देखने को मिलेगा, उसको हटा दिया जाएगा, उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया। तो आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे सेंट्रल मीडिया एक्रीडिशन गाइडलाइंस किस चीज़ को लेकर है। ना जो ये एक्रीडिटेड मीडिया पर्सन्स हैं, इनको यहाँ पर बेसिकली रोका गया है, इनको मना किया गया कि आप लोग कुछ भी, आप लोगों को कुछ भी ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना है कि हम लोग सरकार से एक्रेडिट हैं। कि देखो, पहली गाइडलाइन तो आपको समझ में आ गई। पहला रूल क्या है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा काम करेगा, हमारी इंडिया के खिलाफ बोलेगा, सोवरेनिटी के खिलाफ बोलेगा, अगर ऐसा कुछ बोलता है तो डेफिनेटली उसको एक्रीडिशन का जो भी ऑफिशियल टैग है वो हटा दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ बोला गया जो भी एक्रेडिट मीडिया पर्सन होगा उसको यहाँ पर जैसे कि कुछ बहुत सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होती हैं उनकी, है ना, बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, उनके कुछ विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, कुछ बहुत सारे लेटर्स होते हैं, उसके अंदर भी यहाँ पर ये एक्रीडिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये एक्रीडिटेड वर्ड यूज़ नहीं करना है, ऐसा यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस लेकर आई गई। तो जर्नलिस्ट के लिए ये दो बेसिक सी गाइडलाइंस लेकर आई गई हैं जो कि एक्रीडिटेड हैं टू द गवर्नमेंट। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। लेकिन अब बात करते हैं क्या क्या प्रोविजन है जिसमें एक्रीडिशन दिया जा सकता है। तो जो ये एक्रीडिशन है, जो ये ऑफिशियल रिकग्निशन दिया जाता है सरकार का, ये बेसिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होता है उन जर्नलिस्ट के लिए जो कि दिल्ली के एनसीआर रीजन के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, और ये जो जर्नलिस्ट होते हैं ये मल्टीपल कैटेगरीज के हो सकते हैं। ये जो जर्नलिस्ट हैं इनकी जो मिनिमम एज है, मतलब कि मिनिमम एज नहीं, जो जर्नलिस्ट हैं इनका कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एक फुल टाइम वर्किंग जर्नलिस्ट होना चाहिए, फिर कोई कैमरा पर्सन। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए उन लोगों का। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो मिनिमम कोई व्यक्ति जो कि 15 साल तक जिसने फ्रीलांसर कर रखा है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, उसको भी यहाँ पर जो सरकार है वो एक सरकार का एक्रीडिशन मिल जाएगा, एक ऑफिशियल टैग मिल जाएगा। ठीक है, कुछ जो जर्नलिस्ट होते हैं जिनकी जो एज है वो 30 ईयर्स से भी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, 65 साल से भी ज़्यादा उम्र है, वो लोग भी एलिजिबल हो पाएंगे, वो लोग भी यहाँ पर एक तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, उन लोगों को भी ये टैग मिल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे जो जर्नलिस्ट होते हैं जो कि काम करते हैं डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के साथ, वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, ये भी बताया गया। और बहुत सारे फ्रीलांस जर्नलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे एलिजिबल होंगे जैसे हमने पहले डिस्कस किया। लेकिन वो जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर फॉरेन न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर वो कोई भी फ्रीलांस जर्नलिस्ट फॉरेन न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा होगा तो उसको कोई भी एक्रीडिशन नहीं दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन सब एक्रीडिशन को, ऑफिशियल रिकग्निशन को कौन मैनेज करेगा? उसको मैनेज करने के लिए एक कमेटी है, सेंट्रल मीडिया एक्रीडिशन कमेटी। सरकार जो है इस कमेटी को बनाएगी और इस कमेटी को चेयर किया जाएगा एक प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के थ्रू, साथ ही साथ जो पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके थ्रू। ठीक है, इसके अंदर टोटल 25 मेंबर्स होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे सरकार के थ्रू। फिर उसके बाद ये कमेटी सारी चीज़ों को देखेगी। ये जो कमेटी है मतलब परफॉर्म करेगी 2 साल के लिए, ये फंक्शन करेगी। जब ये बनी, मतलब आज की तारीख बन गई, तो आज से 2 साल तक यहाँ पर चलने वाली है। और हर क्वार्टर में मिलकर डिस्कशन होता रहेगा, हर 3 महीने में एक कमेटी मिलती रहेगी, बातचीत करती रहेगी, या फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पहले भी और जल्दी जल्दी मीटिंग भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर दिक्कतें क्या हैं? देखो, दिक्कत यहाँ पर दी गई, जो ये गाइडलाइंस हैं बेसिकली, ये गाइडलाइंस इसका काफ़ी
मतलब नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहली बात क्या है, जो जर्नलिस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जर्नलिस्ट की सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी गलत हो रहा है देश के अंदर उसको एक्सपोज करना, ठीक है। चाहे वो पब्लिक ऑफिशियल हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, कॉर्पोरेट ग्रुप हो, या कोई भी व्यक्ति हो पावर के अंदर, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको एक्सपोज करने का काम करता है ये जर्नलिस्ट। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये सेंट्रल टैग के लिए कुछ बोल नहीं सकते, या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से जो पावर्स हैं जर्नलिस्ट की वो कहीं ना कहीं ब्लॉक की जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जर्नलिस्ट ज़्यादा खुल के बोल पाएंगे नहीं, और बताया गया जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज आ जाती हैं न्यूज़ में, कुछ सेंसिटिव इश्यूज आ जाते हैं, अगर यहाँ पर इन सब को कोई जर्नलिस्ट देखने लगा तो कहीं ना कहीं इन प्रोविजंस का वॉयलेशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट को काफ़ी सारा नुकसान भी होना है। खुलकर यहाँ पर ये लोग अपने आप को एक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, जो खासकर ये एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होंगे, जो कि खासकर सेंट्रल मीडिया एक्रीडेशन गाइडलाइंस के अंडर आ रहे होंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये एक्रीडेशन हेल्प कैसे करता है, मदद कैसे करता है? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे जो बड़े बड़े इवेंट्स होंगे, जैसे वीवीआईपी का यहाँ पर इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के इवेंट्स हो गए, तो वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ इन एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को ही अलाउ किया जाएगा, जिनको एक ऑफिशियल टैग मिला है, यही लोग यहाँ पर जा सकते हैं और बेसिकली यहाँ पर जो भी जो है बातचीत वो सब रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर यह है कि इनको एक आइडेंटिटी यहाँ पर मिलेगी, इनकी आइडेंटिटीज़ को एक प्रोटेक्शन भी मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, यह आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद जो भी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया कि जो ये एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं इनके लिए यहाँ पर एक बात और है, देखो इनका जब एंट्री दी जाएगी, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिस के अंदर जब यहाँ पर एंट्री वगैरह दी जाएगी, तो उन सब के अंदर एंट्री तो ले सकते हैं, उन बिल्डिंग्स के अंदर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक्रीडिशन कार्ड लगेगा, ठीक है। एक्रीडिशन कार्ड यहाँ पर वैलिड चाहिए, वैलिड फॉर एंट्री यहाँ पर मिल जाएगी इनको। बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो जर्नलिस्ट हैं इनको एंट्री मिल जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सिक्योरिटी जोन के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इनको बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके साथ अलग से भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि जो ये एक्रीडिशन है इसकी वजह से जो भी जर्नलिस्ट हैं या फिर इनकी फैमिलीज हो गई, ठीक है, इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ स्कीम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, प्लस जो रेलवे टिकट्स वगैरह है उस पर भी काफ़ी सारी छूट वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ऐसा बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है, वो आता है कि देखो हम लोग सब बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट के बारे में, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, तो यहाँ पर एक्रेडिशन गाइडलाइंस क्या है आप लोगों को समझ में आ चुका है। जो सरकार की कुछ यहाँ पर ऑफिशियल टैग वगैरह दिए जाते हैं, इसका कोई वॉल्यूशन करेगा तो इसको हटा दिया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी समझी हैं। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक और आता है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस या फिर जर्नलिस्ट है, इसको लेकर हमारे संविधान के अंदर प्रोविजंस कहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एंड एक्सप्रेशन ये आपको आर्टिकल 19 के अंदर मेंशन देखने को मिलेगा, जो कि डील करता है, जो कि बात करता है कि भाई जो हर एक व्यक्ति है वो खुलकर बोल सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक्सप्रेसली इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन बेसिकली आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर मेंशन किया गया कि आप लोग खुलकर बोल सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं जब आप खुलकर बोलोगे तो कुछ भी बोल सकते हो, तो खुलकर जब बोलना है तो इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि आप बोल तो सकते हो लेकिन आपको ध्यान रखना है इंडिया की सॉवरेटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में नहीं बोलना है, हमारी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट में नहीं बोलना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें वॉयलेट हो, हमारे किसी दूसरे फ्रेंडली कंट्रीज के साथ रिलेशन ख़राब हो जाए, पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो जाए, डिफेमेशन के आगे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर ना बोलो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें अगर बोल दोगे तो जिससे कि यहाँ पर कंट्री के अगेंस्ट में सारी बातें पहुँच रही हैं, ठीक है, कंट्री का डिफेमेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं वॉयलेशन ही कहलाएगा, वो सब बोलने के लिए अलाउ नहीं है, वो सब यहाँ पर इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर मेंशन है। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को सारी बातें यहाँ पर बता दी हैं, एग्जैक्टली कौन कौन एलिजिबल रहता है एक्रीडेट के लिए वो आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया क्या गाइडलाइंस हैं, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आपको पता चल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं हम लोग दूसरे एडिटोरियल पर। नमस्कार, जहाँ पे ये जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है कश्मीर इशू को लेकर। अभी आपको पता हुआ ट्विटर वाला खेल चल रहा था, वो खेल क्या था, अभी 5 फरवरी को मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में इस आर्टिकल का पूरा क्रक्स बता दूंगा, ठीक है। 5 फरवरी को क्या हुआ, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को मनाता है, मतलब 5 फरवरी को यहाँ पर पाकिस्तान एक सेलिब्रेट करता है कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को, और कहता है कि जो कश्मीर है उसको उसकी आज़ादी के लिए यहाँ पर ये लोग दिन मनाते हैं, और काफ़ी सारी पोस्टिंग वगैरह ये होती रहती है सोशल मीडिया पर। अब हुआ क्या, लेकिन अब की बार कुछ खास बात हो गई। खास बात ये हो गई, Hyundai के बारे में आपने सुना होगा, जो कार कंपनी है, Hyundai के अलावा KFC का नाम सुना होगा,
टोयोटा का नाम सुना होगा, पिज़्ज़ा हट का नाम सुना होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे फार्मा सेक्टर्स है, तो बहुत सारी कंपनीज हो गई। ये कंपनीज पाकिस्तान बेस्ड भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं। तो जो पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज थी ना, इन्होंने ट्वीट कर दिया। ट्वीट क्या कर दिया इन्होंने? ट्वीट कर दिया कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को हम लोग सपोर्ट करते हैं, कश्मीर की आज़ादी के लिए यहाँ पर हम लोग उसको एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार की ट्वीटिंग करी। अब जैसे यहाँ पर इनकी तरफ से ट्वीट किया गया, तो आपको पता है हम इंडियंस का एक तरीके से जो यूनिटी है इन चीज़ों को लेकर, देन उसके बाद क्या हुआ, इंडियंस ने भी जो है बहुत बहुत तेज़ी से जो ट्वीट्स हैं वो करे, और सब बॉयकॉट Hyundai, बॉयकॉट KFC, बॉयकॉट पिज़्ज़ा हट, ये ट्वीट्स होने लगे। और इनफैक्ट ये जो ट्वीट्स हैं ये ट्रेंड होने लगे, एकदम टॉप ट्रेंडिंग पर चल रहे थे, बॉयकॉट Hyundai करके, बॉयकॉट KFC करके। तो ये आप कह सकते हो कि जो कश्मीर की आज़ादी के लिए यहाँ पे ट्वीट्स करे गए थे, उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर इंडियंस ने क्या करके दिखाया है। अब उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने फिर माफ़ी भी मांगी है। तो वही चीज़ आर्टिकल के अंदर बताई गई है, जो पाकिस्तान ने बेसिकली यहाँ पर करा है ना, इसके अंदर यहाँ पर अब क्या है, इंडिया से जो है दूसरी कंट्रीज जैसे कि KFC वगैरह हो गया, इन लोगों ने यहाँ पर अपोलोजाइज़ भी किया। इन लोगों ने ट्वीट किया कि हम लोग अपोलोजाइज़ करते हैं इस चीज़ को लेकर। अब यहाँ पर इन्होंने माफ़ी क्यों मांगी? देखो, क्योंकि इनका जो एक बहुत बड़ा मार्केट है ना, वो इंडिया के अंदर भी कैप्चर होता है, बहुत बड़ा मार्केट है। अगर इंडिया यहाँ पे बॉयकॉट कर देगा, इंडिया यूज़ नहीं करेगा, तो एक बहुत बड़ा झटका लगेगा इन लोगों को। तो बेसिकली यहाँ पर अपोलोजाइज़ किया गया। कोरियन काउंटर पार्ट जो कोरियन मिनिस्टर, उन्होंने भी अपोलोजाइज़ किया इस चीज़ को लेकर, ये हमने देखा। लेकिन अब हमें ज़रूरत यह है कि हम लोग पाकिस्तान को लेकर कुछ ना कुछ स्टेप उठाएं, ठीक है, कि इंडिया को अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट में, क्योंकि अब ये हद हो गई है। मतलब हमेशा कश्मीर का इशू हमेशा ही उठता रहता है, अब की बार यहाँ पर कुछ अलग तरीके से उठाया गया, ये हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर पूरा मुद्दा समझ में आ चुका है। वही मुद्दे के बारे में बताई गई है, और बताया ये गया कि जब दूसरी कंट्रीज़ ने, खासकर कोरिया ने माफ़ी मांगी, या फिर जो KFC वगैरह इन्होंने माफ़ी मांगी, तो वहीं पर हमारी जीत हो चुकी थी। लेकिन अभी भी हम लोग को करना क्या है, हम लोग को अब थोड़ा सा अलग नीति से सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट में डेफिनेटली अब यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो इस एडिटोरियल के अंदर इतना सा ही मुद्दा था, उस मुद्दे को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके बता दिया गया है। आप लोग खुद भी रीड करोगे, आपको मिलेगा सिर्फ काम का इतना ही, कि हाँ भाई यहाँ पर ये है बस इतना काम का। और काम का भी क्या है, इसको हम लोग समझ लिए, बस खाली आने वाले टाइम पर कहीं पे यूज़ होगा तो डेफिनेटली इसका यूज़ हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। ज़्यादा यहाँ पे कुछ डिटेलिंग में जाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंच फॉर्मेट के बारे में चर्चा की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या है। देखो, जो फ्रांस है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ये पहुँचे कहाँ पर, रशिया में। अब रशिया में पहुँचे व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने के लिए, और वो बातचीत थी रशिया और यूक्रेन को लेकर। देखो, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पर, आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ सप्ताह के अंदर जो रशिया है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन को इन्वेड करे, यूक्रेन को कब्जा ले। ऐसा US की बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं। लगभग लाखों सोल्जर्स बेलारूस के और रशिया के दोनों ने मिलकर अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया, फैला दिया यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ। तो इससे प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। US काफ़ी कंसर्न में है, यूरोपियन यूनियन काफ़ी हद तक टेंशन में है, और इन्हीं सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये पहुँचे रशिया व्लादिमीर पुतिन से डिस्कशन करने। अब बातचीत कर ही रहे थे, लगभग 6 घंटे तक बातचीत करी, और उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पर बेसिकली बोला कि देखो, जो ये रशिया यूक्रेन है इसका डिस्प्यूट सॉल्व हो जाना चाहिए, इसको लेकर यहाँ पर कोई मुद्दा ना उठे तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको लेकर डिस्कशन जो भी होना था वो होता रहा। लेकिन आपको पता है इसका क्या मतलब, क्या निचोड़ निकला? ज़ीरो। इसका कोई निचोड़ निकला नहीं, इसका निचोड़ निकला नहीं। और कल वाले आर्टिकल में आप लोगों को बताता हूँ मैं आपको पूरा, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर आधी अधूरी बात है। जो कल की आर्टिकल पब्लिश हुआ कल शाम तक के, मैं आप लोगों को वो भी खबर बताता हूँ। देखो, कल तक क्या हुआ कि जैसी मीटिंग वगैरह खत्म हुई, जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और पता है इन्होंने क्या बोला? इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो, अगर नेटो अपने आप को एक्सपैंड करेगा, अगर यहाँ पर नेटो यूक्रेन के साथ यहाँ पर, क्योंकि यूक्रेन जो है बार बार कह रहा है हमें नेटो का मेंबर बना दो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि अमेरिका जिसको लीड कर रहा है, यूक्रेन बोल रहा है हमें इसका मेंबर बना दो। तो रशिया ने बोल चुका है। रशिया ने एक तरीके से, आपको पता होगा, 2014 के अंदर क्रीमिया वाला रीजन भी हथिया रखा है। तो रशिया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, खासकर व्लादिमीर पुतिन ने यह बोला, अगर नाटो यूक्रेन को अपने ग्रुप के अंदर इंक्लूड करेगा, और खासकर क्रीमिया वाला रीजन को रशिया से वापस लेने के लिए, तो रशिया एक न्यूक्लियर वॉर भी डिक्लेयर कर सकता है। तो मतलब यहाँ पर खुद यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने कल बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले टाइम पर रशिया एक न्यूक्लियर वॉर डिक्लेयर कर देगा इन कंट्रीज़ के ऊपर, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स डेफिनेटली और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और इनफैक्ट रशिया बिल्कुल भी टाइम नहीं देगा इन कंट्रीज़ को, और एक न्यूक्लियर वॉर करने वाला है अगर ऐसा कुछ रहेगा तो इस सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए बातचीत करने तो गए थे, लेकिन इस बातचीत करने का कोई सोल्यूशन निकला नहीं है, ठीक है। फ्रांस के प्रेसिडेंट से कोई भी यहाँ पर डिस्कशन करके कोई भी, मतलब आप कह सकते हो ना, एक सोल्यूशन निकलना चाहिए था, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। देन
उसके बाद फिर रशिया से बोला जाता है कि रशिया को एक तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकते हैं, कैसे? नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बंद करके। आपको पता होगा जो रशिया है ना वो बहुत सारी नेचुरल गैस भेजता है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के अंदर, खासकर जो बाल्टिक सी है वहाँ से निकलकर एक पाइप जाता है जिसको हम लोग नॉर्ड स्ट्रीम बोलते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 दो पाइपलाइंस जाते हैं, तो वो पाइपलाइंस रशिया से निकलकर जो है जर्मनी तक जाता है। अब होता क्या है, जर्मनी के माध्यम से आगे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के अंदर वो एक तरीके से सप्लाई होती है जो नेचुरल गैस है। तो रशिया बहुत सारी नेचुरल गैस भेजता है। तो एक पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम 2 नाम का, काफ़ी बार बता रखा है मैंने, काफ़ी सारे नोट्स टेलीग्राम पर शेयर कर रखे हैं, चाहो तो आप लोग एक बार खुद भी सर्च कर सकते हो। तो अब क्या है ना, ये जो पाइपलाइन है बेसिकली अभी आज के टाइम पर वर्किंग में ही देखने को मिलेगी। तो बोला गया, मतलब आज के टाइम पर जो कंट्रीज़ है वो एग्जैक्टली धमका रही हैं कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है इसको फिर हम लोग यूज़ में नहीं ले आएंगे। जो बाइडन यहाँ पे बोला है कि इसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। फिर रशिया का ये जो तरीके से प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग नेचुरल गैस बेचेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ को, वो चीज़ यहाँ पर फेल होती हुई नजर आएगी। तो ये सब कहना है। तो मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें की जा रही हैं रशिया को रोकने के लिए। लेकिन रशिया ने कल जो कॉन्फ्रेंस में किया है ना, वो जो इस आर्टिकल मेंशन ही मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ, ठीक है? आप शायद हो सका तो मैं आप लोगों को वीडियो वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। जो यहाँ पर रशिया ने कल किया है ना कॉन्फ्रेंस में, वो यहाँ पर सारी चीज़ें साफ कर दी है कि भाई कुछ भी करते रहो, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही रहने वाला है, और अगर कोई बीच में आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। या फिर अगर ये जो यूएस और जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं वो क्रीमिया को वापस से लेना चाहेंगी रशिया से, तो फिर रशिया एक वॉर डिक्लेयर कर देगा। ये चीज़ें बिल्कुल साफ साफ कल व्लादिमीर पुतिन ने बता दी। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। उसके बाद हमारे पास एक और छोटा सा आर्टिकल है। वो आर्टिकल किस चीज़ को लेकर है, मैंने आप लोगों के साथ एक थंबनेल शेयर कर रखा है। आज का आप लोगों ने थंबनेल दे रखा है कि जो प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गिराया जाएगा। बिल्कुल, अब इस ओशन के अंदर ये स्टेशन को गिरा दिया जाएगा ताकि इसको हम लोग रिटायर कर सकें, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है इसको वर्किंग करते करते। तो अब इसको रिटायर करने की बातचीत की जा रही है, और ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये आपको इसके ऊपर आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टू रिटायर इन 2030। इसको ये गिर जाएगा पैसिफिक ओशन के अंदर लगभग एक साल बाद 2031 तक। बेसिकली यहाँ पर एक डेडलाइन डेट रखी गई है कि इतने टाइम तक तो ये स्पेस स्टेशन गिर जाने वाला है पैसिफिक ओशन में। उसका एक आर्टिकल और ये देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। आई होप अगर आप लोग थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में तो डेफिनेटली आप लोगों ने इस आर्टिकल को कवर किया होगा। अभी फिलहाल द हिंदू ने इस आर्टिकल को कवर नहीं किया है, इसी वजह से हम लोगों ने भी अभी तक इसको देखा नहीं है। तो ये एक अलग से इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर लेकर आता हूँ, जिसके बेसिस पर थंबनेल को भी तैयार कर लिया जाता है। आखिरकार क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या? तो यहाँ पर आपको एक छोटा तो नहीं कहेंगे, अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा सा आपको ये एरिया देखने को मिलेगा जो कि स्पेस के अंदर है। एक कमरा टाइप आप कह सकते हो, एक रूम टाइप है जो कि स्पेस के अंदर ये काफ़ी लंबे समय से ट्रैवल करता हुआ नजर आएगा। स्पेस के अंदर ही यहाँ पर ये घूम रहा है। जो भी हमारे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ठीक है। और यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने के बाद काफ़ी कुछ यहाँ पर काम किया जा सकता है। तो अपने आप में काफ़ी अच्छी खासी जगह है, एक तरीके से आप कमरा है जो कि स्पेस के अंदर है और बहुत लंबे समय से है। एग्जैक्टली पता है, इसको लॉन्च किया गया था इस स्टेशन को लगभग 20 नवंबर 1998 में। आज से लगभग 23 साल पहले यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। और फिर उस मतलब कि एक ने लॉन्च नहीं किया था इसको, बहुत सारे लोगों ने मिलकर लॉन्च किया था। एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है जो कि एक लो अर्थ ऑर्बिट पर ये ट्रैवल करता हुआ नजर आएगा। एक मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था, इसको अलग अलग कंट्रीज़ ने मिलकर डेवलप किया। जैसे यूएस की जो स्पेस एजेंसी है वो है नासा, रशिया की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, जापान का स्पेस एजेंसी है जाक्सा, यूरोप का ईएसए, कनाडा का सीएसए। तो इन कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर इस स्पेस स्टेशन को बनाया था जो कि 2031 तक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा और पैसिफिक ओशन के अंदर गिर जाएगा। लेकिन अब आप कहोगे चाइना का भी तो स्पेस स्टेशन बन रहा है ना। बिल्कुल। अच्छा, जो चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है उसका नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको उसका नाम, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये भी याद होगा इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। बिल्कुल। तो इंडिया अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा 2030 तक, मतलब जब यहाँ पर ये वाला स्पेस स्टेशन गिर जाएगा, ठीक है, ये रिटायर हो जाएगा, तो इंडिया अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। काफ़ी हम लोग पीछे चल रहे हैं लेकिन फिर भी वर्थ है, हम लोग आगे अभी फिलहाल आ चुके हैं काफ़ी तक टेक्नोलॉजी के अंदर। 2030 तक हम भी अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो स्पेस स्टेशन क्या होता है, कब इसको लॉन्च किया गया, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, किस किस कंट्री ने मिलकर इसको बनाया था। फिलहाल अभी चाइना का भी खुद का स्पेस स्टेशन बन रहा है, ठीक है, काफ़ी कुछ डेवलप कर लिया है। उसके बाद इंडिया भी 2030 तक डेवलप करेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि अगेन आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होने वाली हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पता होगा स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आप लोग को यहाँ पर मतलब कि
मिला होगा तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। आंसर क्या है, ये 2010 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। जब आप लोग इंडिया के कुछ हिस्सों में ट्रैवल करोगे तो आप लोगों को रेड सॉइल नज़र आएगी काफ़ी सारी जगह पर। तो क्वेश्चन ये है, जो रेड सॉइल है इसका जो रेड कलर है, इसका रेड कलर के पीछे का मेन रीज़न क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, ऑप्शन ए एबेंडेंस मैग्नीशियम, ऑप्शन बी एक्यूमुलेटेड ह्यूमंस, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी एबेंडेंस ऑफ फॉस्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर इज सी। ठीक है, यहाँ पर जो रेड सॉइल है ये ज़्यादातर आपको डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन के अंदर देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ जो ये रेडनेस है ना सॉइल के अंदर, ये फेरिक ऑक्साइड की वजह से आती है। आई होप आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने इसका करेक्ट आंसर ही टाइप किया होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना आप दोस्तों उसके साथ वीडियो को, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बताई दी हैं। तो आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।